हेलो एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एट होम। तो गाइज, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे आएंगे चैप्टर में। और जो ये पूरी की पूरी सीरीज होने वाली है, ये सीरीज होगी एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम एनसीईआरटी तो करेंगे ही करेंगे, पर एनसीईआरटी के साथ साथ एनटीएससी का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहले मैं आपको आज के ऑब्जेक्टिव बता देता हूं कि आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस होते क्या हैं। दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तीसरा, पीवाईक्यूज ऑफ एनटीएससी। जो ये दो टॉपिक्स हैं, इनसे एनटीएससी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम करेंगे। कम से कम 6-7 क्वेश्चन लगाएंगे। और जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और अगर आपको प्रॉपर्टीज समझ में आती हैं, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे एसिड होता क्या है। एसिड एक तो टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं। देखो कैसा मुंह बन गया बेचारे का एसिड खाकर और बेस खाकर। जो एसिड्स होते हैं वो करोसिव होते हैं नेचर में। करोड मेटल्स, करोसिव यानी कि ये हमारे मेटल्स को और अदर चीजों को डिग्रेड कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। बेसिस जो होते हैं वो हमें स्लिपरी फील कराते हैं, चिकना चिकना फील कराते हैं। जो आपका सोप होता है या फिर ड्रेन क्लीनर्स होते हैं, वो चिकना चिकना फील क्यों कराते हैं? सोपी चीजों में सोपी क्यों बोलते हैं उन्हें? क्योंकि उनके अंदर हमारे बेसिस होते हैं और वो उन्हें स्लिपरी फील देते हैं। एसिड हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। और जो ये H+ आयोन्स और OH- आयोन्स, ये हम अरहेनियस की थ्योरी में पढ़ेंगे, और जो काफी इंपॉर्टेंट है एसिड्स को और बेसिस को समझने में। अब एसिड का टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। और एसिड्स को कभी भी लैब में टेस्ट मत करना भैया, समझ जाओ, कभी बचो ही ना आगे कुछ टेस्ट करने के लिए। ऐसे ही जॉनी था बेचारा, एक बच्चा, वो पानी समझकर H2SO4 पी गया। पानी समझकर H2SO4 पी गया। RIP फॉर जॉनी, रेस्ट इन पीस। अब आती है बेसिस वर्सेस एल्कलीज। एल्कलीज और बेसिस में डिफरेंस क्या होगा, आपने सुना जरूर होगा, ये एल्कली है, ये बेस है। तो एल्कली भी बेस होते हैं, एल्कली भी बेस होते हैं। एल्कलीज आर ऑल्सो बेसिस, बट ये वैसे बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्वेबल हो, पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो एल्कलीज आर दोज बेसिस, एल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में सॉल्युबल हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं NaOH, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। KOH, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखना, all alkalis are bases, all alkalis are bases, but not all bases are alkalis। सारे के सारे alkalis बेस हैं, क्योंकि वो पानी में घुलने वाले बेस तो है ही हैं, बट सारे के सारे बेसेस alkalis नहीं है, यानी कि सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब आती है अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब अरहेनियस की थ्योरी में पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है काफी, तो करते हैं पहले। तो एक चीज बताओ मुझे यार तुम लोग, जैसे कि तुम्हारे पास कोई भी, हम एसिड्स के एग्जांपल लेते हैं 4-5। HCl,
कॉमा H2SO4 कॉमा HNO3 कॉमा HClO4 और ले लेते हैं कुछ, क्या लें, H3PO4। ये हमने 5 एसिड्स के एग्जांपल ले लिए। अब एक दो बेसिस के एग्जांपल लेते हैं। NaOH, KOH, BeOH का होल ट्वाइस, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। हमने 4 यहाँ पर बेसिस के एग्जांपल ले लिए, 4 एसिड के एग्जांपल ले लिए। अब थोड़े अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि एसिड्स में और बेसिस में सेम क्या चीजें हैं। यहाँ पर इन दोनों में चीजें आपको सेम क्या क्या लग रही हैं? व्हाट आर कॉमन? कॉमन चीजें क्या हैं एसिड्स में? जितने भी एसिड्स हैं उन सबके अंदर H प्लस है, सबके अंदर H है, हर किसी के अंदर H है, हाइड्रोजन हर किसी के अंदर है। और जितने भी बेसिस हैं उनके अंदर OH है। ऐसा मत समझना O भी है H भी है, मतलब कि ये हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नहीं, ये पूरा OH माइनस आयोन है। दिस कंप्लीट OH माइनस आयोन और हाइड्रोक्साइल आयोन या फिर हाइड्रोक्साइड आयोन। हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। अब तुमने देखा हर एसिड में H प्लस है, हर एसिड में H है, और OH में, हर बेस में OH है। तो यही कुछ बात बताई थी हमें अरहीनियस ने। अब अरहीनियस ने क्या कहा था? अरहीनियस ने कहा था एसिड वो सब्सटेंस होता है, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलने के बाद H प्लस आयोन्स को दे दे और उसके साथ जो भी है, जो भी उसके साथ लगाया हुआ है उसको दे दे, या H प्लस आयोन्स को दे दे और उसके साथ जो भी लगा हुआ है अदर एलिमेंट उसको दे दे। HCl है, पानी में डिसॉल्व किया तो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, ठीक है। अब H प्लस क्यों आया यहाँ पर? यहाँ यानी कि H प्लस आ रहा है तो उसने एक लॉस्ट किया है इलेक्ट्रॉन, H लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पानी में घुलने के बाद एसिड्स हमें कह देते हैं H प्लस आयोन्स। एग्जाम्पल में लेते हैं HNO3, क्या देगा? H प्लस प्लस NO3 माइनस। लेते हैं एग्जाम्पल और HClO3, इट इज परक्लोरिक एसिड। इट विल गिव H प्लस प्लस Cl3 माइनस। अब उसके बाद आती है थोड़ी कहानी। अब तुमने देखा H प्लस, तुमने H प्लस देखा अभी। अब H प्लस है क्या? थोड़ा सोचो H प्लस है क्या। देखो हाइड्रोजन जो होता है हमारा बेचारा, इसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। सुनो, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया, एक तो इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, ए इलेक्ट्रॉन निकल गया, गया भैया। अब बचा क्या इसके अंदर? न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, नॉन न्यूट्रॉन पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो क्या बचा इसके अंदर? एक प्रोटॉन ही तो बचा। तो H प्लस आयोन कुछ नहीं है, H प्लस आयोन इज जस्ट अ प्रोटॉन, H प्लस इज जस्ट अ प्रोटॉन। और जब पानी में मिलाया तो पानी में क्या है? H2O के मॉलिक्यूल्स है ना, पानी। तो ये एक H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ ज्वाइन होता है, ये एक H2O के मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होता है और हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। हम लिख सकते हैं H2O प्लस H प्लस आयन, और it is just our proton when joined with water gives us hydronium ion H3O plus। very very important, क्या देता है? H3O plus देता है। तो हम, जैसे मैंने HCl का बताया था, क्या देगा? H प्लस Cl देता है पानी में, Cl माइनस। तो हम H प्लस ना लिखकर H3O प्लस भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारा HCl ऐसे भी हो जाएगा, HCl gives us H3O प्लस प्लस Cl माइनस, और SNO3 में H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। समझ में आया बिल्कुल?
दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ज्वाइन होता क्यों है, वेलेपंथी में ज्वाइन होगा नहीं, कुछ रीजन होगा। अब इसलिए ज्वाइन होता है बेचारा, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। एक प्रोटोन तो बचा है, वेरी स्मॉल इन साइज, और इट इज ऑल्सो अनस्टेबल। तो इसको वाटर मिला तो वाटर के साथ ज्वाइन हो गया, इसलिए हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर दिया। अब एक प्रोटॉन की कीमत तुम क्या जानो एसिड बाबू, वाटर बोल रहा है, ये वाटर ने बोला है। अब एक प्रोटॉन की कीमत तुम क्या जानो एसिड बाबू, एसिड ने निकाल दिया, वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया और नया कंपाउंड बना लिया। ठीक है, इतना क्लियर होगा योग। उसके बाद आती है अर्हीनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। अब अर्हीनियस ने बेसिस के बारे में भी कुछ कहा था। अब उन्होंने बेसिस के बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा था बेसिस के बारे में, बेस इज अ सब्सटेंस, a base is a substance or a compound when it is dissolved in water it dissociates OH minus ions। अब हमारा एसिड क्या कर रहा था भैया, एसिड H प्लस आयंस को फर्निश कर रहा था, बट जब बेस डिसॉल्व किया जाएगा पानी में तो वो OH माइनस आयंस को फर्निश करेगा, वो OH माइनस आयंस से निकालेगा। NaOH क्या देगा, Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, Na प्लस और OH माइनस हो गया। अब XOH कोई भी X कंपाउंड है, X एलिमेंट है सॉरी, तो X प्लस और OH माइनस जरूर देगा। NaOH हो गया। अब KOH ले लो, K प्लस OH माइनस, सिंपल। LiOH ले लो, Li प्लस OH माइनस। समझ में आया होगा आई होप। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इनके कुछ लिमिटेशंस भी थे और आपको एक ही लिमिटेशन आपको याद रखना है। मेन लिमिटेशन था द थ्योरी वाज ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, थ्योरी वाज मेनली एप्लीकेबल टू ओनली एक्वस सॉल्यूशंस। अगर वो पानी में रिजॉल्वेबल है और H प्लस आयंस को दे रहा है जब ही वो एसिड है, वरना एसिड नहीं है वो, उन्होंने ये कहा था। और उसके आगे हमारे पास लेविस थ्योरी आती है और एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी आती है। वो हमें बताती है इनके लिमिटेशंस पूरे पूरे, जो कि हमें नहीं पढ़ने हैं। आपको सिंपल याद रखो, ये थ्योरी ओनली एक्वस सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल थी, तो इसका एक मेन लिमिटेशन था। अब आपका जो NH4 है, NH4 सॉरी NH3, NH3 या अमोनिया, तो जो अमोनिया है उसको बेसिक नेचर दिया गया है। कैसा है, बेसिक। तो बेसिक क्यों है, इसमें तुम्हें कहीं OS दिखाई दे रहे हैं, कहीं OS दिखाई दे रहे हो तो बताओ, नहीं दे रहे OS दिखाई, तो इसको बेसिक क्यों बोल दिया। तो देखते हैं, जो NH4 है, NH3 सॉरी, बार बार NH4 निकल रहा है, NH3 है, जब इसका हम वाटर सोल्यूशन मिलाते बनाते हैं, यानी कि इसमें पानी मिलाते हैं और इसका पानी वाला सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये हमें NH4OS दे देता है। जब हम अमोनिया में वाटर मिलाते हैं, NH3 में वाटर मिलाते हैं, तो हमें NH4 दे देता है, डेट इज बेसिक इन नेचर। तो मैं दिखाई दे रहा होगा OH माइनस आयन्स यहाँ पर हैं, तो इसलिए हम अमोनिया को बेसिक कंसिडर करते हैं। अब देखो ये जो एसिड है बेचारा, बेचारा नहीं तो दादागिरी कर रहा है इस पे, सो जस्टिस फॉर अमोनिया। अब आता है हमारा आज का पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। कितने बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है, मेन सोर्सेस पर, स्ट्रेंथ पर, कंसंट्रेशन पर, बेसिसिटी पर, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पर। आपकी रिफ्रेशर में आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पर ये नहीं मिलेगा बिकॉज ये 11th में आते हैं, बेसिसिटी और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। एसिड में बेसिसिटी कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई, दिमाग में आया होगा, तो पढ़ेंगे आगे इसको। पहले आते हैं सोर्सेस के ऊपर। अब सोर्सेस का मतलब है वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से वो डराइव किए गए हैं हमारे एसिड्स।
तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे नेचर से लिए जाते हैं, नेचर से यानी कि हमारे प्लांट से, एनिमल से, इनमें हमारे ये पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक जो हमारे मिनरल से लिए जाते हैं या फिर हम उनको खुद बनाते हैं, उनको खुद सिंथेसाइज करते हैं। जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं, मिनरल एसिड्स, क्योंकि हमारे मिनरल से लिए जाते हैं, Cl, SO4 वगैरह वगैरह से लिए जाते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके अंदर मेन कंपाउंड कार्बन होता है, आगे आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चलेगा। मेन कंपाउंड कार्बन होता है, और इनऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बन हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है। जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स, वो जनरली स्ट्रांग होते हैं, और जो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर वाले, वो जनरली वीक होते हैं। एग्जाम्पल्स में ऑर्गेनिक में सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। सिट्रिक कहाँ मिलता है? लेमन में। एसिटिक विनेगर में। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनऑर्गेनिक के। अब मैंने बोला कि जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जनरली स्ट्रांग होते हैं, पर एक एक्सेप्शन आता है, जो आपका H2CO3 होता है, कार्बोनिक एसिड, ये आपका एक वीक एसिड है। ये मिनरल एसिड तो है, ये आपका मिनरल एसिड है, पर आपका वीक एसिड है। जब भी आपका एक कोक वगैरह में डलता है ना, वो वाला एसिड है ये। अब ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सोर्सेज, इनको जरूर पढ़ लेना। इनसे एक एंटी एसी का पीवाईक्यू है, एक नहीं दो पीवाईक्यू होते हैं, पर मैंने एक ही डाला है, बहुत ही तुच्चा सा टॉपिक है ये, तो इसलिए इनको याद कर लेना। इसमें आई थिंक कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पर एक और बात, जो आंट टेस्टिंग होती है, ओके लेट मी चेंज द कलर। जो आंट टेस्टिंग होती है उसके अंदर जो फॉर्मिक एसिड होता है ना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मेथानोइक एसिड। ठीक है, मेथानोइक एसिड के नाम से जानते हैं। और जो विनेगर में एसिडिक एसिड होता है ना, इसको हम एथानोइक एसिड ही लिख देता हूँ। एंड इट इज मेथानोइक एसिड। यहाँ पर एक मिस्टेक है, टमाटो में एसिडिक एसिड नहीं होता, टमाटो में होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ये बार बार जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, और आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें मिल जाएगा सब कुछ लिखा हुआ। अब हम उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ यानी कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक हैं, आई थिंक ये तुम्हें पता होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि अपने आयोन्स को कंप्लीटली फर्निश कर देते हैं पानी में, यानी कि कंप्लीटली वो डिसोशिएट हो जाते हैं, रिलीज ऑल द H+ आयोन्स टू द सॉल्यूशन। यानी कि HCl मैंने बोला, मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या देगा, H+ प्लस Cl-, तो यहाँ पर ये मान लो 100 HCl, यहाँ पर 100 थे ना Cl के आयोन्स, तो डीकम्पोज होने के बाद भी, डिसोशिएट होने के बाद भी 100 ही रहेंगे, मतलब 99.99 तो रहेंगे ही रहेंगे। अब वीक एसिड क्या होंगे इनका उल्टा, ये पार्शियल डिसोशिएट करते हैं, ये अपने पूरे H+ आयंस को डिसोशिएट नहीं कर पाते। और ये पीएच वगैरह आपको पता होगा, 8th से पढ़ते आ रहे हो, और नहीं पता तो आगे पूरे टॉपिक है इसके ऊपर। एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स के और वीक एसिड्स के। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मेन आपका है HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। जो परक्लोरिक एसिड है और क्लोरिक एसिड है ना, इसके साथ एक और एसिड हम लेते हैं, दैट इज HClO। HClO, and it is our hypochlorous acid।
अब जो HCl है, क्या मैं इसको ClOH नहीं लिख सकता? मैंने H प्लस आयन को सिंपल यहाँ लिख दिया है। ClO हमारा आयन होता है और H प्लस को मैंने सिंपल इसको आगे उठा के लिख दिया। तो जब भी ये हमारा एसिड ही है, कभी आए ना क्वेश्चन वगैरह में कि ClOH क्या है, तो कभी बेस मत लिखिए ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा OH क्या है, OH आ रहा है तो बेस होगा क्या? नहीं, ClOH याद रखना है, HClO बताया था, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये एसिडिक होता है। इग्नोर मत करना चीजों को, इससे रिलेटेड PYQ है एक NTSE का डाला हुआ है। अब वीक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ना SO2, उसका वाटर सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर सोल्यूशन बनाने के लिए वाटर चाहिए, तो उसमें H2O मिलाते हैं, तो हमें क्या देता है वो हमें H2SO3 देता है, वो हमें सल्फ्यूरस एसिड देता है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे होती है? H2O प्लस SO2 से होती है ये। उसके बाद अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होती है SO3, उसमें मिला दें H2O, तो हमें ये H2SO4 दे देता है। याद कैसे रखना है? अगर 3 है तो 4 बन जाता है, अगर 2 है तो 3 बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है इसको। और एग्जांपल है यहाँ पर वीक एसिड्स के, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ जल, यानी वाटर की प्रेजेंस पर उनका क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमारे पास आते हैं दो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा, बताने की इतनी जरूरत नहीं होगी। तो डाइल्यूटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है एसिड की मात्रा से। द अमाउंट ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एसिड। अमाउंट वाटर, अमाउंट एसिड, पानी की अमाउंट ज्यादा है। और कंसंट्रेटेड बिल्कुल जो उसका अपोजिट, अमाउंट ऑफ एसिड इज मच ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ वाटर। मान लो एक बीकर है, मेरे पास यहाँ पर 50 ml HCl है और यहाँ पर भी 50 ml HCl है, ठीक है? यहाँ पर भी 50 ml HCl है, यहाँ पर भी 50 ml HCl है। तो इस वाले में मैंने डाल दिया 100 ml का वाटर, 100 ml मैंने वाटर डाल दिया। इस वाले में मैंने डाला 10 ml वाटर। तो बताओ कौन सा कंसंट्रेटेड है? ऑब्वियसली ये वाला, हमारे पानी की मात्रा बहुत कम है और ये डाइल्यूटेड है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है, रिफ्रेशर हर जगह मिलेगी, पानी में एसिड डालें या फिर एसिड में पानी डालें। पानी में एसिड या फिर एसिड में पानी। तो जनरली इसका जो आंसर है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, एसिड इज एडिड टू वाटर। एसिड मिलाया जाता है पानी में, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, पानी में एसिड डाला जाता है। क्यों डाला जाता है और एसिड में पानी क्यों नहीं डाला जाता, इसका पूरा पूरा रीजन है, वो अभी आपको बताते हैं। पानी में एसिड एंड एसिड में पानी। देखो, जब तुम पानी में एसिड डाल रहे हो, जब तुम पानी में एसिड डाल रहे हो तो तुम डाइल्यूशन कर रहे हो एसिड का, और जब डाइल्यूशन तुम दो दिनों का कर रहे हो, पर यहाँ पर एसिड रखा हुआ है तुम्हारे पास, तुमने पानी गेरा, वाटर की स्ट्रीम गेरी, तो एसिड तो पहले से तैयार बैठा हुआ है। जैसे ही वो पानी आएगा, वो अपने उसके साथ रिएक्शन करेगा और बहुत तेज वहां से मतलब फ्यूमिंग निकलती है, और कभी कभार तो एसिड के स्प्लैश भी निकल जाते हैं और
जो डाल रहा होता है पानी वगैरह उसके है ना हाथ में भी लग जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। और यहाँ रखा है पानी और तुम ऊपर से एसिड डाल रहे हो, बहुत पतली स्ट्रीम में डाला जाता है, बहुत ही थिन स्ट्रीम। इसमें इतनी हीट इवॉल्व नहीं होती जब तुम एसिड में पानी डाल रहे हो। व्हेन water is added to acid, a large amount of heat is produced. It is an exothermic reaction. And when acid is added to water, it is less exothermic. वहां पे कम दिक्कत होती है। तो याद रखना, always acid is added to water. अब आती है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि एक एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको वो रिप्लेस कर सकता है। HCl, इसमें कितने हैं भैया हाइड्रोजन एटम? एक ही है, ओनली वन। तो ये एक ही हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर पाएगा, अपने एक ही हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर पाएगा। तो इसको हम बोल देंगे मोनोबेसिक एसिड, जिसकी बेसिसिटी 1 हो गई, यानी कि इसके अंदर एक ही H+ आयन्स हैं तो इसकी बेसिसिटी 1 हो गई। और जिनकी बेसिसिटी 1 होती है उनको हम मोनोबेसिक बोलते हैं, मोनोबेसिक या फिर मोनोप्रोटिक। ठीक है, एग्जाम्पल में HCl, HNO3, CH3COOH। अब तुम क्या सोचते हो इसकी 4 है बेसिसिटी? नहीं, इसकी 1 ही है, बिकॉज CH3COO एक पूरा आयन है। सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर H+ आयन तो एक ही है, पर ये CH3COO एक पूरा आयन है और इस आयन का नाम है एसिटेट आयन। मोनोबेसिक को क्या कहते हैं? और मोनोप्रोटिक। उसके बाद डाइबेसिक, H2SO4, H2CO3, इनमें दो हैं। ये अपने दो H+ आयन्स को निकाल सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इनकी बेसिसिटी 2 हो गई। इनको क्या बोल देंगे? डाइबेसिक या फिर डाइप्रोटिक। डाइबेसिक या फिर डाइप्रोटिक। सिमिलरली H3PO4 3 निकाल सकता है, बेसिसिटी 3 हो गई, क्या बोल देंगे? ट्राइबेसिक या फिर ट्राइप्रोटिक। अब आती है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट पढ़ लो एक बार, अच्छी चीज है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब क्या है? उसमें मेनली कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है एक एसिड में आपका। जिन एसिड्स में आपका ऑक्सीजन इज एसेंशियली प्रेजेंट। एसेंशियली का मतलब है ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, मतलब समझ जाओ जिस भी एसिड में ऑक्सीजन आ जाए तो वो आपका ऑक्सा एसिड है। जिस भी एसिड में ऑक्सीजन आ जाए तो वो आपका ऑक्सा एसिड है। और ऑक्सीजन के साथ साथ अदर चीज भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अदर एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, तो अदर अदर एलिमेंट भी हो सकते हैं, पर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सा एसिड है ही है। और हाइड्रा एसिड वो एसिड होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, हाइड्रा हाइड्रोजन ऑक्सा ऑक्सीजन, जिनके अंदर हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, बट उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। जिस एसिड में ऑक्सीजन ना आए और कोई भी एलिमेंट आ जाए हाइड्रोजन के साथ, दोबारा बोलता हूँ, जिस एसिड में ऑक्सीजन ना आए और कोई भी अदर एलिमेंट आ जाए हाइड्रोजन के साथ, तो वो आपका हाइड्रा एसिड होता है। तो एसिड्स इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एसेंशियली, हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अलॉन्ग विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं, बट ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए, तो वो आपका हाइड्रा एसिड है। HCl, इसमें क्लोरीन है, अदर एलिमेंट H भी है पर O नहीं है, HBr, ब्रोमीन है, अदर एलिमेंट H है पर O नहीं है, HI, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें आपका आयोडीन है
हाइड्रोजन है पर O नहीं है। तो ये हमारी हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, तो पन बन गया। बेसिस को किस बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया, स्ट्रेंथ पर और उनकी एसिडिटी पर। उल्टा है, बेसिस में एसिडिटी होती है और एसिड में बेसिसिटी होती है। अब सही बिल्कुल वही है एसिड वाला, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं अपने OH माइनस आयंस का, डिसोशिएट ऑलमोस्ट 100% आयन, OH माइनस आयंस होते हैं बेसिस में, ठीक है। और वीक बेस वो होते हैं जो कि पूरा डिकम्पोजिशन नहीं कर, डिसोसिएशन नहीं कर पाते अपने OH माइनस आयंस का, यानी कि पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ OH माइनस आयंस। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस की एग्जांपल, NaOH, KOH, LiOH स्ट्रॉन्ग बेसिस, NH3, CH3NH2, CH3 का होल टू NH, ये सारे आपके वीक बेसिस हैं। इंपॉर्टेंट वीक बेसिस याद रखना है, तो ये NH3 और NH4OH। उसके बाद आता है एसिडिटी ऑफ बेस। जैसे कि पढ़ा था हमने एसिड में पढ़ा था बेसिसिटी, कि वो कितने H+ आयंस को निकालता है। ऐसे ही बेस में पढ़ेंगे हम एसिडिटी, यानी वो कितने OH माइनस आयंस को निकाल सकता है, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ही बोल रहा है, OH माइनस आयंस। कोई बेस जितने OH माइनस आयंस को निकाल देता है उतनी उसकी एसिडिटी बन जाती है। जैसे NaOH, KOH, एक ही OH है, एक ही OH है, तो इनकी एसिडिटी 1 हो गई, तो इनको हम मोनो एसिडिक बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मोनो एसिडिक बेस। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 OH हैं तो 2 निकाल सकते हैं, तो इनकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2, और उनको बोलेंगे हम डाई एसिडिक बेसिस। क्या बोलेंगे? डाई एसिडिक बेसिस। अब FeOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, इनकी एसिडिटी 3 है, तो इनको हम बोल देंगे ट्राई एसिडिक बेसिस। तो एसिडिटी और बेसिडिटी का क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद आते हैं हमारे उस PYQs। एसिडिटी इन द शुगर केन इज रिमूव्ड बाय एडिंग। शायद से आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा, पर सुन लो एक बार। जो शुगर केन में एसिडिटी होती है उसको इनमें से किस में से निकाल सकते हैं, किसका यूज करके निकाला जा सकता है। तो एसिडिटी निकालने के लिए, मतलब एसिडिटी निकाल रहे हैं तो मतलब उसे न्यूट्रल कर रहे हैं हम लोग, और न्यूट्रल करने के लिए, किसी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? बेस की जरूरत है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। अब विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, टमाटो, इनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट हैं वो बताने हैं। मैंने बोला था उन्हें याद कर लेना, ये टेबल। ऑरेंजेस में, लेमन्स में होता है सिट्रिक एसिड, आंट की स्टिंग में या फिर बीज में होता है फॉर्मिक एसिड, या फिर इसको बोलते हैं क्या? मिथेनोइक एसिड। विनेगर में और टमाटो में होता है एसिटिक एसिड, या इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। एप्पल में और ग्रेप में होता है मैलिक एसिड। अब टैमरिंड्स में होता है टार्टारिक एसिड। अब टमाटो में, स्पाइनस में और कैबेज में होता है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड में और मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। और आंवला जैसे फ्रूट्स में होता है अस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन C भी बोलते हैं। इसको याद कर लेना। तो क्या जाएगा इसका आंसर? विनेगर का आंसर क्या जाएगा? विनेगर में आपका होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टारिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड। तो क्या जाएगा इसका आंसर? थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। आई होप क्लियर है। उसके बाद है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये लर्निंग क्वेश्चन है, रट्टा मारना पड़ेगा।
An acid obtained by destructive distillation of wood, which in turn give acetic acid. It is our pyroलिगेनस acid. दूसरा ये Cl है. सी यहाँ पे दे रखे हैं हमको ClOH, कॉमा KOH, कॉमा BeOH का होल ट्वाइस. तो पूछ रहा है वो ऑल आर बेसिस, क्या सारे बेसिस हैं? सेकंड और थर्ड आर बेसिस, ओनली ये बेसिस है, ये एसिडिक है. फर्स्ट इज एसिडिक, ये एसिडिक है. सेकंड इज बेसिक और थर्ड इज एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक तुम्हें अभी पढ़ा नहीं है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए. सेकंड और थर्ड बेसिक है और फर्स्ट एम्फोटेरिक है. तो मैंने तुम्हें बताया था जो ClOH है, मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया था, जो ClOH है वो क्या है हमारा. इट इज अवर हाइपोक्लोरस एसिड. इसने कंफ्यूज करने के लिए H को आगे लिख दिया है, उसी टाइम बोला था इग्नोर मत करो. तो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड है, तो ये हमारा क्या होगा, एसिडिक हो गया नेचर में. और KOH का तुम्हें पता है, BeOH का होटोएस में पता है, तो क्या होगा, बेसिक हो गया नेचर में. तो ऐसे हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 सेकंड और थर्ड आर बेसिस, फर्स्ट इज एसिडिक क्लियर हो जाएगा. अब एसिड फॉर्म्ड व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, ये भी बताया था. जब SO2 करता है वाटर के साथ तो H2SO3 मिलता है, और जब SO3 करता है वाटर के साथ तो H2SO4 करता है. तो 3 का 4 हो जाता है, 2 का 3 हो जाता है, याद रखना. तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये थे हमारे आज कुछ PYQs. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना. ये फैक्ट है आज का, पढ़ लेना इसको, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है. चलो बता देता हूँ. जो आपका एटम है ना, एटम के अंदर 99.9999999, अरे वाह, कम से कम 6-7 9 थे, उतना फ्री स्पेस है. इतना इसके पास फ्री स्पेस है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्री स्पेस ही है इसके पास. और अगर जितनी भी यूनिवर्स है पूरी की पूरी, सब में से फ्री स्पेस निकाल दिया जाए पूरे एटम में से, तो पूरे का पूरा ह्यूमन रेस, पूरी की पूरी ह्यूमन जाति, इंसानी जाति एक चीनी के क्यूब में आ जाएगी. एक इतना बड़ा चीनी के क्यूब में आ जाएगी. थोड़ा सोचो कितना स्पेस है, हम कितने स्पेस से भरे हुए हैं. सो बाय बाय, थैंक यू. थोरियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ईटियम, ऑक्सीजन और यूरेनियम.